हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हालचाल आप सभी के। बढ़िया, सभी मस्त होंगे और अपने पेपरों में व्यस्त होंगे। सभी बच्चों की परीक्षाएं चली हुई हैं, हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और आपका फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर हो चुका है, इंग्लिश का भी पेपर हो चुका था। आज 10 मार्च को आपका बायोलॉजी और हिस्ट्री का पेपर था 12th क्लास वालों का। वहीं पर 10th क्लास की भी बोर्ड एग्जाम्स चले हुए हैं। कल 11 मार्च को उन सभी का साइंस का एग्जाम है और हमारा जो एग्जाम है 12th क्लास का केमिस्ट्री का, वो आपका 15th ऑफ मार्च को है। 15 मार्च को आपका एग्जाम होने जा रहा है केमिस्ट्री का और उसी एग्जाम के लिए ये वीडियोस आपको बनाई जा रही हैं, आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इन वीडियोस के अंदर से ही इस बार का एग्जाम फंसने वाला है आपका, यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। जितनी भी वीडियो आपको इन दिनों में प्रोवाइड की जाएंगी 10th मार्च, 11th मार्च, 12th मार्च, 13th मार्च एंड 14th ऑफ मार्च, 5 दिन आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। 6 भी हो सकती हैं, ये बीच में डाल सकता हूं एक वीडियो। इन 5 और 6 लेक्चर्स के अंदर से ही केमिस्ट्री का पूरा पेपर फंसने वाला है। इन 5 से 6 वीडियोस को आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो कंप्लीट केमिस्ट्री का एग्जाम आपका यहीं से फंसेगा। आपके केमिस्ट्री में 70 में से 60 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे यदि अच्छे से इनको कर लेते हो। 70 आउट ऑफ 70 तो नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ चीजें छूट भी जाती हैं। हो सकता है बोर्ड चेंजिंग कर दे। देखने को भी यही मिल रहा है कि बोर्ड काफी चेंजिंग कर रहा है एग्जाम्स के अंदर। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको तो छेड़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, काफी हद तक चेंजिंग कर रहा है। तो हो सकता है केमिस्ट्री के एग्जाम में भी वो चेंजिंग करे। तो हम 70 आउट ऑफ 70 तो नहीं बोलेंगे, बट 70 आउट ऑफ 60, सॉरी 60 आउट ऑफ 70, यानी कि 70 में से 60 नंबर तो आपके पक्के हैं इन्हीं लेक्चर्स के माध्यम से। बस इन लेक्चर्स को देखते रहिए अच्छे से और नो टेंशन अपना एग्जाम दीजिए। और आप हमसे बीच में यदि आपको जरूरत पड़ती है तो पीडीएफ मांग सकते हो, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैटर्न क्या रहने वाला है आपका, किस तरह से आपको तैयारी करनी है आपके इन 4-5 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता, आज आपका 10th ऑफ मार्च है। आपके पास में 11th ऑफ मार्च, 12th ऑफ मार्च, 13th ऑफ मार्च, 14th ऑफ मार्च और 15 को तो आपका एग्जाम है। इसको तो काट ही दो। 15th को तो आपका एग्जाम है। आपके पास में ये 5 डेज बचते हैं। इन 5 डेज के अंदर आपको सब कुछ कवर करना है। अगर मेरे साथ कवर करना चाहते हो विद मी, यदि मेरे साथ कवर करना चाहते हो तो मेरा शेड्यूल क्या रहेगा। आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर पर एक लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूं। कंप्लीट लेक्चर रहेगा, उसको देख लेना है अच्छे से। आज आपको सॉल्यूशन खत्म करना है, आज के बाद सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है आपको, मेरे साथ में यदि आप करना चाहते हो। कल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स के साथ साथ डी एंड एफ ब्लॉक। ये 3 यूनिट्स मैं आपको कल देने वाला हूं। इन 3 यूनिट्स के ऊपर आपकी एक वीडियो रहेगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। ये हो जाएगा आपका 11th को। 12th को क्या कराएंगे सर? 12th को कराएंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ साथ बायोमोलिक्यूल्स, इन दोनों को हम एक साथ करेंगे क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा ऑर्गेनिक का होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक से संबंधित है ज्यादा कुछ, इसीलिए हम इन दोनों यूनिट्स को एक साथ करेंगे। उसके बाद सर 10th को क्या 13th को क्या करेंगे सर? हम 13th को करेंगे हम आपकी हेलो एल्केन यूनिट को और हेलो एल्केन के साथ साथ आपकी एल्कोहल फिनोल ईथर को, इसको कराएंगे। एल्कोहल फिनोल ईथर को कराएंगे और उसी के साथ 14th को क्या कराएंगे? 14th को हम एल्डिहाइड कीटोन करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी के साथ साथ एमाइन, ये यूनिट्स हम आपको करवाएंगे। ये रहा मेरा शेड्यूल। अगर पढ़ना आपको इस तरह से पढ़ सकते हो। आज मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन को अच्छे से कर लेना, खत्म करना कहानी आज के बाद। कल आपके लिए ये 3 लेक्चर्स रहेंगे, एक ही वीडियो के अंदर रहेंगी तीनों यूनिट्स। इन तीनों यूनिट्स को पढ़ने के बाद इसको खत्म करना। फिर 12 मार्च को आपके लिए कोऑर्डिनेशन और बायोमोलिक्यूल्स रहेगा, पढ़कर खत्म करना है। 13 मार्च को हेलो एल्केन और एल्कोहल फिनोल ईथर रहने वाला है, उसको पढ़कर खत्म करना है। 14 मार्च को एल्डिहाइड कीटोन और एमाइंस रहने वाला आपका, उसको पढ़कर खत्म करना है। 15th मार्च को क्या करना है आपको? 15 का तो आपका एग्जाम ही है। तो मॉर्निंग के अंदर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, 5 से 6 मिनट की वो वीडियो रहेगी। उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो फंसेंगे, इस बार 100% फंसेंगे। अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। मॉर्निंग में ये आपका लेक्चर रहेगा, 5 से 6 मिनट का रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, ज्यादा होगा तो देख लेंगे, बाकी इतना ही रहने वाला है। ये 15th को करना है आपको।
इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, झकास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, जहां भी आपको एमसीक्यूज दिख जाए फोड़ डालो उसको। चाहे देखो प्रिपरेशन के लिए आपको, चाहे आपके पास में एमबीडी का रिवीजन पेपर हो, चाहे आपके पास में दीपिक का रिवीजन पेपर हो, चाहे आपके पास में लक्ष्मी का रिवीजन पेपर हो, स्टूडेंट का रिवीजन पेपर हो, कोई सा भी हो, एमसीक्यूज को तो कहीं से मत छोड़ो, एमसीक्यूज को तो कर लो, जहां से मिल रहे हैं वहां से कर लो एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज कहीं से फंस सकते हैं, ये आप सभी जानते हो। एमसीक्यूज का कोई मैटर नहीं है, कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा, कहीं से भी फंस सकता है एमसीक्यूज। ठीक है, तो एमसीक्यूज को तो जहां से आपको मिले वहां से कर लो, बोर्ड पीडीएफ से मिले बोर्ड पीडीएफ से मिल कर लो, हमारे माध्यम से सॉल्व हो रहे हैं हमारे माध्यम से सॉल्व कर लो, सब कुछ खत्म कर दो इसकी कहानी, एमसीक्यूज जहां से मिले वहां से कर लो अपना। ठीक है, क्लियर। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं, मैं कम ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, उसको पढ़ लेना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, कुछ को नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को यदि मैं यहाँ से करवाऊं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, और यदि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट कर देना, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशन में से इस बार क्या फंसने वाला है, देखो पहले मैं ओवरऑल बता दूं, क्योंकि हर एक बच्चे को ना ओवरऑल समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर का। ठीक है, ओवरऑल समझ लो, 7 नंबर की ये यूनिट है, 7 नंबर की ये यूनिट है। ठीक है, कहां से क्या फंसने वाला है सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, सबसे पहले इसमें फंसेगी कंसंट्रेशन टर्म, सबसे फर्स्ट आएगी इसमें कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पूछेगा, कौन कौन सी सर जी, सर मोलरिटी, सर मोलरिटी, सर मोल फ्रैक्शन, उसी के साथ साथ सर नॉर्मलिटी, इन पर फंसेगा। 100% चांस है, 100% चांस है। ठीक है, और कभी कभार हो सकता है पीपीएम को भी फंसा कर दे दे, वो मास परसेंटेज भी दे दे आपके लिए। ठीक है, ये 100% चांसेस है यहाँ से कंसंट्रेशन टर्म पर टॉपिक्स बनने के। 100% श्योर हूं आएगा, 100% आएगा। डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आई तो न्यूमेरिकल तो है ही है, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आई तो न्यूमेरिकल तो है ही है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, नॉर्मल सी भाषा में मैं वैसे समझा देता हूं थोड़ा सा, क्या है यहाँ से। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये होता है आपका मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या होता है, प्रेजेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मोलरिटी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है आपका मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट, जिसका भी वो पूछता है उसका निकाल लेना है टोटल कंपोनेंट से, मोल्स निकलते हैं इसमें। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो सर मोल्स कैसे निकालते हैं, तो सर मोल्स निकलता है आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोल्स किस तरह से निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन में मोलर मास हम मोल्स निकालते हैं। ठीक है, यहां से कंसंट्रेशन टर्म से ये टॉपिक फंसने वाला है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्लियर हुआ, उसी के साथ बात कर लेते हैं फिर और क्या आने वाला है यहाँ से। यहां से आपका रहने वाला हेनरीज लॉ, क्या रहने वाला है, हेनरीज लॉ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेनरीज लॉ फंसेगा, 100% श्योर है फंसेगा, हेनरीज लॉ आएगा, किसी भी सेट में आए, ये नहीं कह सकता एबीसीडी 4 सेट में से किसी भी सेट में आ सकता है, पर आएगा। हेनरीज लॉ को अच्छे से कर लेना, हो सकता है वो डायरेक्ट पूछ ले स्टेट द हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन दे सकता है, न्यूमेरिकल दे सकता है, 3 चीज बनती है इस पर, याद रखना 3 चीज बनेंगी इस पर। 3 चीज कौन कौन सी बनेंगी, 3 चीज बनेंगी, वो कह सकता है कि राइट द स्टेट ऑफ हेनरीज लॉ, पहली राइट द स्टेट ऑफ हेनरीज लॉ पहली, दूसरी राइट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तीसरी एक न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल किस तरह से बनेगा वो भी हम आपके लिए बताएंगे, और पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, थोड़ी ओवरऑल बात कर लेता हूं, डेफिनेशंस बात कर लेते हैं क्या होता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है आपका, हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है द solubility of gas in liquid, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas, partial pressure of gas, ये कहता है हेनरीज लॉ। ठीक है, और सिंपल भाषा में बनानी हो तो और सिंपल भाषा कहती है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस,
यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, X हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये होता है हेनरीज लॉ। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए KH का इस्तेमाल कर लेते हैं और ये X होता है, यहां से जो KH होता है इसी को हम हेनरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये होता है आपका हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरी लॉ बनेगा। फिर बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशंस क्या क्या होती है। राइट द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या होती हैं? पहली लिमिटेशन सुनो, जो आपके गोताखोर होते हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, यानी कि जो समुद्र में तैरते हैं नीचे की तरफ जाते हैं, वो होते हैं आपका, ठीक है। तो जितना नीचे जाता है समुद्र की गहराई में, जितना नीचे जाते जाते हैं तो समुद्र की गहराई में जाने पर ऑक्सीजन हो जाता है कम। ऑक्सीजन क्या हो जाता है? कम। ऑक्सीजन कम होने के कारण उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए उनके साथ में एक सिलेंडर बांध दिया जाता है उनकी पीठ पर। ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उनकी पीठ पर, वो बांध दिया जाता है। उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन डाली जाती है विद हीलियम गैस, वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ में डाली जाती है, हेनरी लॉ का इस्तेमाल करके ही वो डाली जाती है। पहली लिमिटेशंस तो ये हो गई। दूसरी लिमिटेशंस की बात करूं मैं, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, लाइक एज कोका कोला, पेप्सी, ये कोल्ड ड्रिंक्स होती है। आप जब इसके निब को खोलते हो, ढक्कन को खोलते हो, तो इसमें से ऊपर की तरफ कुछ गैस निकलती है, और जब खोलते हो तो एक सर्र की सी आवाज आती है, फिर गैस निकलती है बाहर। वो क्या होती है? वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, क्योंकि जब इस पेप्सी के ढक्कन को, कोका कोला के ढक्कन को, कोल्ड ड्रिंक के निब को बंद किया जाता है, तो उसको इतने प्रेशर के साथ, यानी कि उसमें गैस इतने प्रेशर के साथ भरी जाती है, हाई प्रेशर के साथ भरी जाती है, जो हेनरी लॉ का इस्तेमाल करके ही डाली जाती है उसके अंदर। तो ये भी एक लिमिटेशन है हेनरी लॉ की। दूसरा हम बात कर ले क्लाइंबर्स, यानी कि जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, उनके पीछे भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर बांध दिया जाता है, क्योंकि ऊपर जाने पर, बहुत ज्यादा ऊपर जाने पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, फिर ऑक्सीजन सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनके पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर बांध दिया जाता है, जिसके कारण वो इजीली सांस लेते हैं और इजीली अपनी क्लाइंबिंग कर लेते हैं, माउंटेन पर चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत किसी को। ये हो गया हेनरीज लॉ यहां से, ठीक है। अब बात ये आती है, हेनरीज लॉ ये हो गया, ठीक है। क्या हेनरीज लॉ से कुछ और पूछ सकता है वो? जी हाँ, बिल्कुल। हेनरीज लॉ से और क्या पूछ सकता है? हेनरीज लॉ से वो पूछ सकता है आपका एक न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं यहां से एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, यहां से हेनरी लॉ का एक टाइप देख लेना, बाकी अपना आप करते रहना आप सभी, ठीक है। हेनरी लॉ का एक न्यूमेरिकल मैं यहां से करवा देता हूं आपको, किस तरह से सॉल्व होता है, कैसा न्यूमेरिकल दे रखा है आप लोगों के लिए। और शायद पूरा तो चांसेस नहीं कह सकता, बट इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं आने के, जिस न्यूमेरिकल को मैं करवा रहा हूं। तो देख लेना अच्छे से थोड़ा सा। न्यूमेरिकल आपका H2S टॉक्सिक गैस, एक H2S गैस दी है जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस है, विद रोटन एग स्मेल। एग स्मेल उसकी है, स्मेल कैसी है उसकी? एग की तरह उसकी स्मेल है, ठीक है। इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गैस किसके लिए? एनालिसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अच्छा, इफ द solubility, यदि solubility of H2S गैस की solubility at STF in water, at STF is 0.195 m in water, कैलकुलेट हेनरीज लॉ। इसका हेनरी लॉ बताओ जी, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होगा? कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट बताओ क्या होगा जी इसका, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आया आपका। अच्छा, इसको अच्छे से करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा H2S इज टॉक्सिक गैस, रोटन एग स्मेल, यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालाइज इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 गैस इज 0.19 m इन वाटर, कैलकुलेट हेनरीज लॉ। अब इस लाइन का मतलब बताओ, 0.19 m इन वाटर, इस लाइन का मतलब देखो, यहां पर छुपा हुआ है आपका आंसर, यहां पर छुपा हुआ है आपका आंसर। इस लाइन का मतलब बता दो, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है 0.19 m मोल्स ऑफ H2S इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। इस लाइन का क्या मतलब हो गया? 0.19 m यानी कि मोल्स इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। किसके मोल से? H2S के मोल से, H2S गैस के मोल से, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? ये लाइन यहां से समझ में आई। उसके बाद
उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, देखो भाई H2S के मोल्स तो निकल आए, हमें निकालना है फिर मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ H2O, पानी के मोल्स बताओ जी कैसे निकाल, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, किसी चीज का मोल्स निकालना हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास निकलता है। ठीक है, अब गिवन मास कितना दे रखा है हमें जी, हमें गिवन मास दे रखा है जी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। और H2O वाटर, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। कैलकुलेट करोगे तो 55.55 आएगा। वैसे भी याद रखना चाहिए आपको, वैसे याद रखना चाहिए मोल्स फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सॉरी मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कितना होता है 50.55 होते हैं, वैसे याद रखना चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 55.55 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन H2S का। क्या निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। क्या निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, मैंने अभी बताया था मोल फ्रैक्शन निकालना, यदि H2S का निकालना है तो H2S का निकलेगा मोल्स ऑफ H2S अपॉन में मोल्स ऑफ H2S प्लस में मोल्स ऑफ वाटर। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो H2S का। तो H2S के मोल्स कितना है 0.195, 0.195 अपॉन मोल्स ऑफ H2S कितना है 0.195 प्लस में मोल्स ऑफ वाटर कितना है 55.55। इस पूरे को सॉल्व करोगे, जब इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे, काटा पीटी करोगे तो आंसर आएगा 0.0035, 0.0035। ये तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकला है। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा जो हमारा हेनरीज लॉ होता है, P बराबर KH इंटू एक्स। P बराबर KH इंटू एक्स, यहां से हमें KH की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, KH की वैल्यू चाहिए, तो KH बराबर P अपॉन एक्स। ये P क्या होता है, ये होता है प्रेशर। प्रेशर कितना दे रखा था उसने 1 बार, कितना दे रखा था 1 बार। X की वैल्यू कितने निकल कर आई है हमारे पास 0.0035, 0.0035। इस कंप्लीट को सॉल्व कर लेना और कंप्लीट को सॉल्व करने पर आएगा 2895 बार, 2895 बार। ये हो जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये निकल के आ जाएगा आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इस तरह से हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करना है और इसको कर लेना है, यहां से खत्म करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछता है यहां से। ठीक है, आगे फिर आता है आपका रोल्स लॉ। क्या आता है, रोल्स लॉ, रोल्स लॉ पूछता है यहां से। ठीक है, रोल्स लॉ आपके दो हैं, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, दोनों को अच्छे से कर लेना है। ज्यादा मैं यहां से नहीं बता रहा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी आपकी, थोड़ा थोड़ा सा मैं बता के चल रहा हूं, बाकी टॉपिक्स यही रहेंगे, इसी पर डिपेंड रहेगा, कहीं बाहर से नहीं रहेगा। ठीक है, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको कर लेना। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद सर, उसके बाद क्या रहने वाला है, उसके बाद यहां से रहने वाला है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बहुत अच्छे से बताई है, पढ़ाई है आपको। देखो जितने भी टॉपिक्स है ना, अगर किसी को ये डाउट है कि भाई ये कैसे सॉल्व होंगे, कैसे सॉल्व नहीं होंगे, तो पिछली वीडियोस में हमने सॉल्व करा रखे हैं। वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इनको सॉल्व कर लेना। अच्छे से बखूबी करा रखे हैं हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यदि फिर भी आपको डाउट आता है तो पीडीएफ कमेंट कर पीडीएफ मांग लेना, उसमें कंप्लीट सॉल्व है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 बताई थी मैंने आपको। कौन कौन सी बताई थी, एक तो बताई थी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सी बताई थी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, एक बताई थी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक बताई थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक बताई थी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको यहां से बताई थी। ठीक है, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से कर लेना। नॉर्मल मैं यहां से बता के चलूंगा आपको। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जी लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, इसको यहां से ये देख लेना। ठीक है, मोटा मोटा सा बता के चल रहा हूं मैं थोड़ा सा यहां से। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यदि मैं बात करूं तो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो होता है सर जी आपका डेल टी बी इज इक्वल टू द के बी इंटू एम, या फिर इससे पहले भी बोले तो डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम आता है,
ये के बी क्या है, के बी होता है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कुछ आए ना आए ये जरूर आएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कुछ आए या ना आए ये जरूर आएगा। व्हाट इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट? यदि इस नाम से नहीं आया तो ये आएगा आपका एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से। कुछ आए या नहाए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में से कुछ आए या नहाए ये जरूर आएगा, ठीक है, एक नंबर में आएगा, अच्छे से कर लेना। व्हाट इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट होता क्या है? वैसे मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं, देखो इधर देखो, ये जो आपकी इधर देख लेते हैं, डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम आई है, ठीक है। यदि मैं यहां से m की वैल्यू 1 कर दूं तो डेल टीबी बराबर के बी रह जाएगा, आपका m खत्म हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस के बी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? केबी को डिफाइन कर सकते हैं यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलरिटी इज टेकन एज यूनिटी। यदि हम मोलरिटी को 1 कर ले, मोलर कंसंट्रेशन टर्म को 1 कर ले, तो केबी बराबर रहने वाला टीबी के, डेल टीबी के, ठीक है, कोई दिक्कत? वहीं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की मैं बात कर लूं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी, और यहां से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए आता है के एफ इंटू एम, फिर वही यहां से जिस तरह से के बी आया था उसी तरह से आ जाता है आपका यहां से के एफ। के एफ क्या होता है? ये होता है जी क्राइस्कोपिक कांस्टेंट, क्राइस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर क्राइस्कोपिक कांस्टेंट नहीं तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। ये भी इसी तरीके से होता है, सेम इसी की तरह के कर लेंगे, मोलर कंसंट्रेशन टर्म को यूनिटी कर देंगे तो के एफ बराबर आ जाएगा डेल टी एफ के एफ बराबर किसके आ जाएगा? डेल टी एफ के, ठीक है। यहां से ये सब हो जाएगा, फिर बचता है आपका ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी अच्छे से डिफाइन करवा रखा है आपको, और थोड़ा सा मोटा मोटा सा देख लो, मैं बता देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टर्म एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टर्म एट गिवन टेम्परेचर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आर होता है आपका बॉयल्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जिसके नाम जिसको हम जानते हैं, ठीक है। पाई बराबर CRT होता है, ठीक है, क्लियर। ये होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहां से यदि मैं बात करूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर से और कौन सी चीज बन सकती है? ऑस्मोसिस बन सकती है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस बन सकती है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, ठीक है। और SPM के बारे में पूछ सकता है थोड़ा बहुत, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। यहां से ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं, ये बनने वाले हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मैं, ठीक है, इन सभी को अच्छे से कर लेना है, यहीं से यही बनेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बनेंगे आपके, ठीक है, क्लियर। फिर एक लास्ट टॉपिक बचता है आपको, वांट ऑफ फैक्टर। लास्ट टॉपिक कौन सा बचता है? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर से यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वांट ऑफ फैक्टर को देख लेना, अल्फा एसोसिएशन और अल्फा डिसोसिएशन के लिए यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, देख लेना, ठीक है, क्लियर। और फिर बात कर लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कहां से बनेगा? देखो भाई, डिफरेंस के लिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 2 इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंस के लिए, दोनों को अच्छे से कर लेना है ना। कौन कौन सी है? देखो, एक तो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई देखो, ये डिफरेंस आएगा, अभी लिख के दे रहा हूं, अभी बता रहा हूं, ये डिफरेंस आएगा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। याद कर लेना अच्छे से, आएगा, 100% आएगा, ठीक है, जरूर आएगा। और दूसरे की बात करें तो दूसरा जो डिफरेंस है वो रहता है आपका यहां से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच डिफरेंस रहता है, इसको भी अच्छे से कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये ओवरऑल टॉपिक्स थे आपके, यहां से ही बनने वाला है इस बार का आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, यहां से बाहर नहीं जाएगा, इसी में से बनेगा। और क्वेश्चंस, हाँ बात ये आ रही है कि क्वेश्चंस क्यों नहीं बता रहे हैं सर जी कि ये क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। देखो, मैंने बताया आपको टॉपिक्स, इस टॉपिक्स पे से ये बन सकता है, इस टॉपिक से ये बन सकता है, इन टॉपिक्स को कर लो, टॉपिक्स को कर लोगे तो सब कुछ इजी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं क्वेश्चंस आपको परफेक्ट क्वेश्चंस बता दूं, मैंने लिख दिया कि भाई व्हाट इज द हेनरी लॉ, हेनरी लॉ लिख दिया मैंने, अब एग्जाम्स के अंदर आ गया राइट द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, फिर आके बोलोगे कि सर आपने तो ये बताया था कि हेनरी लॉ आएगा, ये थोड़ी ना बताया था कि इसकी लिमिटेशंस आएंगी। इसलिए मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं कि ये टॉपिक है और इस टॉपिक पर आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मैंने टॉपिक बता दिया जी, हेनरी लॉ है। अब हो सकता है वो हेनरी लॉ पे आपको डायरेक्ट पूछ ले, स्टेट द हेनरीज लॉ,
हो सकता है वो पूछ ले राइट द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हो सकता है वो पूछ ले कि कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, न्यूमेरिकल पूछ ले, है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है, वो बोर्ड की मर्जी है। वैसे भी बोर्ड आपके किसी की चलने नहीं दे रहा है। जितने भी एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं कि भाई ये बनेगा, ये आएगा, ये आएगा, वो सब फेल हो रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा उनमें से, ठीक है। इसीलिए थोड़ा मैंने भी यही डिसाइड किया, मैं भी तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो आई ना अभी तक बोर्ड के अंदर। जो बोर्ड के अंदर आई है उन्हें कम बताऊंगा, जो बोर्ड के अंदर आई नहीं है उनको ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि ये चांसेस आपके ज्यादा आएंगे जो बोर्ड के अंदर नहीं पूछी गई है कभी भी, वो इस बार पूछ ली जाए, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स का पेपर भी हमने देखा, फिजिक्स के पेपर में क्या होता था, वो रिपीट होते थे भाई, डायोड क्या है, जंक्शन डायोड क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, एनपी जंक्शन डायोड क्या है, रिवर्स बायस क्या है, फॉरवर्ड बायस क्या है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, टेलीस्कोप क्या है, टीआईआर क्या है। ये सभी क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते थे वहां से 5-5 नंबर में, है ना। तो अब की बार क्या हुआ, फिजिक्स के अंदर ये सभी क्वेश्चंस को छोड़ दिया गया, इनसे एक भी नहीं पूछा गया। पूछा था भाई, नहीं पूछा था ना, है ना। क्या आया था फिर, आया क्या था उसके अंदर, उसके अंदर वो आया था जो कभी चांसेस ही नहीं थे कि भाई ये भी आ जाए, शायद हो सकता है कि इसको भी दे दे, है ना। तो इस तरह से उसके क्वेश्चंस बनाए गए थे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे क्वेश्चन बना दिया था कुछ, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अलावा देखो एक क्वेश्चन रहता था हमारा द बीम ऑफ लाइट पे, एक नाम करके कुछ एक टॉपिक रहता था फिजिक्स के अंदर, उस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते थे। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बना के दिए, कुछ और ही क्वेश्चंस दिए, कुछ कंपिटेंसी बढ़ाई थी, कुछ कंपिटेंसी के क्वेश्चंस दिए थे। बच्चों ने तो वो चेक ही नहीं करे कि भाई कंपिटेंसी भी आया कि नहीं आया, जबकि एग्जाम को देखा जाए तो वहां से कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई क्वेश्चंस तो कहीं से भी कोई भी उठ सकता है, आप सिर्फ टॉपिक लीजिए, टॉपिक को अच्छे से कीजिए और कहानी क्लोज कीजिए। हाँ, इतनी मैं कर सकता हूं कि भाई अगर आप कहते हो कि सर इन टॉपिक्स पर ही क्वेश्चन लिख के दे दो हमें, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपके लिए, पर याद रखना फिर वो थोड़े लेंथी हो जाएंगे। फिर ये मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन भी आ गया, ये क्वेश्चन भी आ गया, आपने तो सब बुक भर दी। फिर देखो लेंथी तो हो जाएगा थोड़ा सा। यदि आपको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने पूरी साल में पढ़ा है, जो आपको पूरी साल में पढ़ाया गया है एक टीचर के द्वारा, उसको अच्छे से पढ़ें, क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ें, यूट्यूब की वीडियोस को कम देखें, जो आपके क्लास नोट्स हैं उनको ज्यादा देखें, क्योंकि जो पूरी साल पढ़ाया गया है ना आपको, वो इन 2-3 दिन में कवर नहीं कराया जा सकता। 365 दिन का 2 या 3 दिन में कवर नहीं कराया जा सकता आपको। इसीलिए जो क्लास नोट्स हैं, जो टीचर्स ने बनवाए हैं, मैं उन गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जो आपको क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, अच्छे तरीके से टॉपिक्स को क्लासिफाइड करते हैं, डिस्कवर करते हैं। आप उनको ज्यादा पढ़िए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से बनेगा। मैंने भी बनवाए हैं क्लास के अंदर, बच्चों को बनवाए हैं, तो मैं भी उन बच्चों से गुजारिश करता हूं कि जो क्लास नोट्स आपको बनवाए गए हैं आपकी क्लास के अंदर, उनको ज्यादा पढ़ें, वीडियोस के कम देखें, क्योंकि उन्हीं में से छपेगा सब कुछ। और 100% श्योर हूं मैं, मेरे बच्चों देख लेना, जो क्लास नोट्स बनवाए हैं ना, उसी में से फंसेगा। एक एक टॉपिक दिखा दूंगा क्लास नोट्स के, बस उनको कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो डेली के डेली मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। स्ट्रेटेजी मैं आपको बता चुका हूं क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है केमिस्ट्री की आपकी। अगली वीडियो आपको शायद मॉर्निंग में मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से चाहता हूं इजाजत, और सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दबादब शेयर कर दीजिए। हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, जिससे कि हर एक बच्चे का भला हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सब कुछ, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, हैंड रिटन भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इसलिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, दबा के ठोक के, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।